हेलो फ्रेंड्स, अशोक आईएएस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आप देख पा रहे होंगे आज डे 37 की चर्चा हम कर रहे हैं और इसी तरह से निरंतर चर्चा होती रहेंगी। आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए। ठीक है, 1040 प्रश्नों के माध्यम से हम पूरा आपको जो है इतना अभ्यास करा देंगे कि आप जब 2026, 2027, 28 जो भी आगे भविष्य में अगर सिलेबस चेंज नहीं होता, यही रहता है सिलेबस, तो आप इसी की प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपका जो है सिलेक्शन मतलब मेंस में आप अच्छा प्रदर्शन करके आएंगे। ये मेरा वादा है आपसे। ठीक है, बस जैसा मैं बता रहा हूँ बस आपको ऐसी ही प्रैक्टिस करनी है। तो इधर उधर की बात ना करते हुए सीधे मैं सोच रहा हूँ सिलेबस पे ही पहुंचूं। लेकिन एक बात मुझे सूचना देनी थी कि जो कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि ये प्रैक्टिस का एक सीरीज ला रहे थे जिसमें हम 1000 प्रश्नों के माध्यम से प्रैक्टिस करा रहे थे। ठीक है, तो वो अभी बंद क्यों है? मैंने क्वेश्चन उसमें 4-5 लिख के रखे हुए हैं। डेली 2 प्रश्न मुझे भेजने होते हैं, लेकिन लिख के मैं शेयर नहीं कर पा रहा हूँ। मतलब करने का टाइम नहीं, क्योंकि मेंटरशिप में भी जुड़ा हूँ तो उनमें भी थोड़ा सा काम करना पड़ता है। और इसके साथ साथ हम पीवाईक्यू एक नज़र पर पीटी के लिए लेकर के आ रहे हैं, तो उस पर भी थोड़ा सा अध्ययन करना पड़ता है कि आप लोगों को अच्छी से अच्छी जानकारी हो, जिससे आप रणनीति बनाते समय किसी प्रकार का धोखा आपके साथ ना हो। तो मुझे उसको भी देखना होता है। उसके लिए भी 2-4 घंटे मुझे मतलब बार बार देखना होता है कि इससे कैसे प्रश्न बन सकता है, क्या मैं बताऊंगा कि आपको फायदा मिल जाए, क्या आप पढ़ते समय ध्यान रखें। कुछ बच्चों को कमेंट भी आ रहे हैं, सकारात्मक कमेंट आ रहे हैं, अच्छा भी लग रहा है मुझे भी कि बच्चे समझ तो रहे हैं। उन्होंने कुछ बच्चों ने कहा कि जो है इस सीरीज को बंद मत करना, तो बंद कुछ भी नहीं होगा, जैसा चल रहा वैसे चलता रहेगा। द हिंदू इस समय हमने इसलिए रोक रखा है क्योंकि आप लोग उस पर ना कमेंट करते हो, उस पर व्यूज़ भी कम आ रहे हैं। तो मुझे ये लगता है कि आप लोग पसंद कम कर रहे हैं। जब आप पसंद कम कर रहे हैं तो फिर मैंने उसको स्टॉप कर रखा है। हालांकि नोट्स बने रखे हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कोई जो है ऐसा कुछ, जब आप लोग कमेंट करेंगे कि नहीं सर उसको कंटिन्यू करिए, तो ही हम आगे उसको लाएंगे, नहीं तो फिर देखते हैं, विचार करेंगे आगे। बाकी कोशिश हमारी है कि उसको द हिंदू को बंद नहीं करेंगे। बाकी नोट्स बना रखा हुआ है। आप चाहेंगे कि मैं वीडियो ना बनाऊं, आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूं, तो आप लोग जैसा कहेंगे तो वो नोट्स टेलीग्राम पे बना के रखे भी हुए हैं। आगे भी मैं टेलीग्राम पे ही शेयर कर दूंगा, ना आपको पढ़ाऊंगा आपको अगर लग रहा हो। लेकिन पढ़ाना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि मार्केट में बहुत सारी चीज़ें भ्रमित करने वाली भी हैं। खैर छोड़िए, टॉपिक से विमुख हो जाएंगे। तो कल 38 प्रश्न आएगा, आज 37 है, तो इसकी हम आज प्रैक्टिस करते हैं। ठीक, तो सर्वप्रथम हमारी सिलेबस, हमारी रणनीति का सर्वप्रथम हिस्सा क्या होता है? सिलेबस होता है। तो पहले हम सिलेबस देखेंगे। तो आप गवर्नेंस के प्रश्न ही हम करा रहे हैं, तो गवर्नेंस के GS 2 में है। ठीक है, आपको कुछ बच्चे नए हैं तो उनको नहीं पता होगा, तो GS 2 में है। तो GS 2 में आप जब जाओगे तो आपको ये ऊपर हेडिंग दिखाई देगी, समान अध्ययन प्रश्न पत्र 2। इसमें शासन व्यवस्था अर्थात गवर्नेंस, संविधान कॉन्स्टिट्यूशन, शासन प्रणाली अर्थात पॉलिटी, सामाजिक न्याय सोशल जस्टिस एंड अंतर्राष्ट्रीय संबंध या इंटरनेशनल रिलेशन, ये चीज़ें ऊपर टॉपिक में दी हैं। फिर इसके सब टॉपिक आ जाएंगे, मतलब किसके किस पे कौन सा टॉपिक है। तो शुरू के देखिए, इसको पूर्णतः पॉलिटी को, गवर्नेंस को पूर्णतः विभाजित करना थोड़ा सा अलग हो जाता है। हालांकि कुछ पॉइंट बिल्कुल अलग होते हैं जो संविधान के ही हैं, लेकिन हमारा जो है हमको गवर्नेंस पढ़ना है तो हम इनमें भी कुछ कुछ चीज़ें देख लेंगे। जैसे आप 6 नंबर टॉपिक पे आओगे तो प्रभावक समूह, ये गवर्नेंस में भी है। कल के प्रश्न में आप देखोगे प्रभावक समूह या दबाव समूह, किसान संगठन के बारे में हम चर्चा करेंगे। फिर औपचारिक अनौपचारिक संघ, ठीक, शासन प्रणाली। तो इस तरह से कई सारी चीज़ें जो होती हैं जो गवर्नेंस से टच होती हैं। ठीक है, तो हम पूर्णतः अलग नहीं कर सकते, इसलिए कुछ चीज़ों को हमको ध्यान रखना ही पड़ेगा। तो हम चलते सीधे 16 नंबर इसमें देखिए आप 15 नंबर 16 नंबर ये सीधे गवर्नेंस है, तो हम इसी की चर्चा भी कर रहे हैं। तो अभी टॉपिक इसी को देखेंगे, तो मैंने यहाँ पर अलग करके भी रख दिया है। तो देखिए यहाँ पर प्रश्न किससे पूछा गया है, तो यहाँ लिखा हुआ है शासन व्यवस्था, पारदर्शिता, जवाबदेही के महत्वपूर्ण पक्ष। अब देखिए ये जो शब्दावली होती है, गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी या पारदर्शिता, जवाबदेही, ठीक, तो ये शब्द क्या होता है, इन्हीं को बार बार इनके बारे में 50 शब्द इसके बारे में लिख लो, 50 इसके बारे में लिख लो, 50 इसके बारे में लिख लो। तो कोई भी सब्जेक्ट आप शुरू करोगे तो कोई भी आप प्रश्न स्टार्ट करोगे तो इनकी भूमिका ही इन्हीं शब्दों से बना दो, इन्हीं शब्दों की व्याख्या करते हुए बना दो। तो ये जब आपकी स्किल डेवलप हो जाएगी तभी ये ऐसा हो पाएगा। आप सोचो अभी मैं तैयार कर लूँ, कल मैं उत्तर में डाल दूँ, तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, फिर ई गवर्नेंस, अभी मैंने कल परसों इसकी चर्चा करी थी। ठीक, इसका एप्लीकेशन, मॉडल, सफलताएं, सीमाएं, संभावनाएं, नागरिक चार्टर। अब आज प्रश्न नागरिक चार्टर से है। ठीक, अब नागरिक चार्टर लिखते समय ई गवर्नेंस क्या नहीं आएगा, उसमें आप डाल नहीं सकते ई गवर्नेंस के बारे में। पारदर्शिता और जवाबदेही आप नहीं डाल सकते हो, मैं दिखाऊंगा अभी कैसे डाला गया है। ठीक है, तो ये जब आप देखोगे तो ये सब चीज़ों को तो आपको बीच में डालना ही पड़ेगा। तो ये शब्दावलियों के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए, और भी आप खोज करके, हालांकि मैं कोशिश करूंगा आज गवर्नेंस संबंधित आपको 30 से 40 शब्द या 50 शब्द आपको भेजूंगा टेलीग्राम ग्रुप पे। तो आप लोग टेलीग्राम पे जुड़े रहिए। मैं सर्च करके मैंने एक बना रखी लिस्ट, वो आपको मैं 50 शब्दों की लिस्ट भेज दूंगा। ठीक, तो खैर यहाँ पर देखिए प्रश्न पे, तो नागरिक चार्टर संगठनात्मक पारदर्शिता, संगठनात्मक का मतलब कोई विभाग है, ठीक है, कोई संस्था है, उसकी बारे में, मतलब संस्था जो होती है या विभाग होता है वहाँ पर संगठन के रूप में, मतलब कई लोग साथ में काम करते हैं ना, तो इसलिए संगठनात्मक बोल दिया। संगठनात्मक पारदर्शिता मतलब विभाग की कोई पारदर्शिता। मान लो कि विभाग में आपको जो है कोई आपकी जो है कोई मैसेज आया आपका डाक के थ्रू, ठीक, डाक विभाग का थ्रू आपका कोई मैसेज आया बाहर से, ठीक, या कोई डाक आई।
अब आपके पास नहीं पहुंची पा रही, मेरे साथ ये घटना हुई है तो मैं आपको बता रहा हूँ। अब आप क्या कर रहे हैं कि ये डाक विभाग के पास आप गए, आपने कहा मेरे इस नाम से डाक आई हुई है, और आजकल तो ऑनलाइन भी दिख जाता है, तो आप नागरिक अधिकार इसी में मैं बताऊंगा कैसे। तो मैंने मोबाइल में देखा कि मैसेज, और मैंने ट्रैक भी कर लिया। तो मैंने ट्रैक किया कि पता चला फला डाक संस्थान में या डाक पोस्ट ऑफिस में मेरी डाक आ चुकी है। अब मैं उसके पास गया, मैंने कहा सर ये भाई साहब ये जो है डाक मेरी इस नंबर पे आई हुई है, ये मेरा नंबर है, आईडी है, इस नंबर पे चेक करिए। तो उन्होंने देखा कि हाँ आई तो है, तो उन्होंने वो चेक कर रहे हैं लेकिन मिल ही नहीं रही है। तो उन्होंने क्या किया कि 2-3, क्योंकि आई हुई थी 25 तारीख को, 25 अक्टूबर को, लेकिन हुआ क्या कि मैं पहुंचा 27 को, और वो 25 को 2 दिन न मुझे कॉल किए, कुछ नहीं किए, उसने जो है वापस वाले डाक में फिर से डाल दी कि मतलब जो डाक हम नहीं पहुंचा पाए या उन्होंने रिसीव नहीं की है तो ये वापस उन्हीं के पास चली जाएगी जहाँ से भेजी गई है। और उन्होंने वहीं पर जो है उस बैग में इसको रख के वापस वाले बैग को अलग रख दिया, उस बैग में वो देख ही नहीं रहे उसको। अब ये अगर मुझे न देते और इन्होंने ना तो मुझे सूचना दी, तो मेरा अधिकार है, मेरा चार्टर अधिनियम क्या है, नागरिक चार्टर का मतलब क्या है कि मेरा अधिकार है कि मैं इसके खिलाफ कार्रवाई कर दूं। तो मेरा पहली बात तो सूचना का अधिकार है, तो मैंने उस विभाग में सूचना डाली कि मुझे मेरी डाक के बारे में बताइए कि मेरी डाक कब आई और क्यों। तो सूचना के अधिकार के माध्यम से आप कर सकते हो, ठीक है। अगर वो विभाग या संस्था जवाबदेह नहीं है तो आप उसके खिलाफ कार्रवाई भी कर सकते हो। तो यही है आपके अधिकार। तो कई लोगों को, अब जैसे मैं मान लो मुझे ना पता होता, मैं एक सामान्य नागरिक हूँ, गांव का हूँ, मुझे यही नहीं पता कि मैं शिकायत कैसे करूँ, तो इसका मतलब मैं अपने अधिकारों के बारे में नहीं जान रहा हूँ। तो यही नागरिक चार्टर है कि कुछ लोगों को इसके अधिकार के बारे में पता ही नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पर बोल रहा है मैं समझाने के लिए इसे किया, हालांकि बातें ज़्यादा हो जाती हैं, बातें ज़्यादा की समझाने के लिए मैंने बताया। तो यहाँ पर नागरिक चार्टर संगठनात्मक पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व का एक आदर्श उपकरण है, ठीक, परंतु इसकी परिसीमाएं हैं। अब देखिए ये एक नॉर्मल बात कर रहा है यहाँ तक कि नागरिक चार्टर संगठनात्मक पारदर्शिता उत्तरदायी का एक आदर्श उपकरण है। ये एक उन्होंने एक बात रखी, एक वाक्य बना के रखा है। यूपीएससी की खासियत रही कि वो जो चीज़ तुम जानते हो वो चीज़ वो लिख देता है। फिर परंतु इसकी परिसीमाएं, अब पहला पॉइंट आपका परिसीमाएं बन गया, ठीक। परिसीमाओं की पहचान कीजिए तथा नागरिक चार्टर की अधिक प्रभाविता के लिए उपाय सुझाइए। अब अधिक प्रभाविता के लिए उपाय सुझाइए मतलब दूसरा टॉपिक मुख्य बिंदु में, मतलब मुख्य भाग में 2 पॉइंट हो गए, ठीक। फिर थोड़ा सा निष्कर्ष दे देना है, आपका प्रश्न हो जाएगा। और भूमिका आपको बनानी, तो भूमिका में आप जो है नागरिक चार्टर की इतिहास से भी उठा सकते हो कि नागरिक चार्टर की शुरुआत कहाँ से हुई। दूसरा क्या है कि हाल में आई हुई रिपोर्ट लिख दीजिए, CAG की रिपोर्ट आई महाराष्ट्र के अर्बन लोकल बॉडीज में कुछ व्यवस्थाएं को लेकर के, यह सूचना आयोग की कोई रिपोर्ट आई उसको डाल दीजिए। गुजरात का कोई मॉडल अभी सूचना संबंधित था उसको डाल सकते हो। तो ये हाल में कुछ आई रिपोर्ट को भी डाल सकते हो, क्योंकि सेकंड और थर्ड पेपर करंट बेस्ड होता है, करंट बेस्ड में गवर्नेंस भी आता है, ठीक है। तो मैं जैसे मैंने लिखा है, पहले मैं अपने को दिखाता हूँ कि 2018 का प्रश्न है। अब यहाँ पर लिखा नागरिक चार्टर संगठनात्मक पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व का एक आदर्श उपकरण है, परंतु इसकी परिसीमाएं हैं। अब इसकी सीमाएं क्या हैं, ठीक। तो पहले तो सीमाएं को लिखना है, फिर परिसीमाओं की पहचान, उन परिसीमा मतलब उस जो सीमाएं हैं उनकी पहचान कीजिए तथा नागरिक चार्टर की अधिक प्रभावी बनाने के लिए इसके क्या क्या उपाय हो सकते हैं। तो पहले आप जो है यहाँ पर 250 शब्द का है, तो मैंने इसको जो है आप इसमें 250 शब्द का है तो इसमें तो आप 30 से लेकर के 50 शब्द तक की भूमिका बना सकते हो, 60 तक भी जा सकते हो, वैसे 50 तक ही रखो। भूमिका बनाइए कि मतलब ये CC का मतलब सिटीजन चार्टर है, मतलब नागरिक चार्टर, ठीक। तो मैंने सिंपल लिख दिया क्योंकि यहाँ पर वहाँ पर विस्तार से लिखा हुआ है। तो आप जैसे CAG की रिपोर्ट्स के उठा सकते हो कि महाराष्ट्र में ULB में सोशल ऑडिट की व्यवस्था नहीं होने का उल्लेख करते हुए, ठीक है, कि मतलब सामाजिक व्यवस्था में सोशल ऑडिट करने का जो वहाँ के महाराष्ट्र के नागरिक हैं, शहरी स्थानीय बॉडी निकाय है उसके बारे में कि सोशल ऑडिट होना चाहिए, सोशल ऑडिट नहीं है तो उसके बारे में व्यवस्था के बारे में रिपोर्ट आई है। ये सूचना आयोग की कोई स्थिति रिपोर्ट, सूचना आयोग की स्थिति रिपोर्ट के बारे में अगर कोई चर्चा कर रहा है आती है तो उस रिपोर्ट को भी डाल सकते हो इसमें। ये करंट में कोई रिपोर्ट चल रही हो जो गवर्नेंस संबंधित हो, जो नागरिक चार्टर से जुड़ी हुई हो, तो आप उसको भी उल्लेख कर सकते हो। मैंने कैसे शुरुआत करी है, तो मैंने सिटीजन चार्टर की अवधारणा सर्वप्रथम कब आई, तो ब्रिटेन में आई थी 1991 में। तो इसका उद्देश्य क्या होता है, जन केंद्रित, पारदर्शी, उत्तरदायी होना। फिर भारत में कब आई, 1997 में। भारत में सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की भावना के साथ ये लागू हुआ, ठीक। तो अब इसको फिर मुख्य भाग में आप आओगे तो मैंने नागरिक चार्टर की सीमाएं बताई, जैसे कानूनी बल का अभाव, जागरूकता की कमी, लोगों में जागरूकता की कमी। जैसे मैंने ही बताया ना कि मैं अगर सामान्य नागरिक होता, मुझे जानकारी न होती तो मुझे पता ही नहीं कि मेरे पास जो है मेरे जो है नागरिक अधिकार भी हैं। फिर सेवा वितरण की अस्पष्टता, ठीक। निगरानी एवं मूल्यांकन की कमजोरी, जन शिकायत निवारण तंत्र की कमजोरी, ठीक है। अगर कुछ चीज़ ना समझ में आए तो कमेंट करिए आप तुरंत, ठीक है। मैं तो सिंपल आपको, क्योंकि मुझे उत्तर लेखन करा रहा हूँ, इसका मतलब आप पहले तो थोड़ा बहुत जानते हैं, ठीक है। शुरुआत क्योंकि भाई 4-5-6 महीने पढ़ चुके हैं तभी मैं इस चीज़ें पढ़ा रहा हूँ आपको, ठीक है। तो अब उपाय क्या बताने, अधिक प्रभाविता के लिए उपाय, तो वैधानिक दर्जा प्रदान करना, ठीक है। कानून बना देना कि ऐसा होना ही चाहिए, ये अधिकार नागरिकों के हैं। अगर वो किसी प्रकार की सूचना मांग रहे हैं तो तुरंत आप जो है उसकी सूचना दीजिए। जन सहभागिता को बढ़ाना,
क्षमता नियंत्रण पर बल देना, नियमित ऑडिट और फीडबैक तंत्र के विकसित करना, प्रौद्योगिकी आधारित पारदर्शिता लाना, प्रोत्साहन एवं दंड प्रणाली। फिर नागरिक चार्टर सुशासन का जीवन, मैंने निष्कर्ष में डाला, जीवन दस्तावेज तभी बन सकता है जब वह जन केंद्रित सेवा संस्कृति विकसित हो। इस तरह से आप इसको लिख सकते हो। तो मैंने यहाँ पर कैसे लिखा है, अब देखिए यहाँ तक मैंने जो है फ्रेमिंग बताई है, ये फ्रेमिंग है, ठीक है। तो जो बच्चे पहले से निपुण हैं, लिखने में सक्षम है, बढ़िया से लिख लेते हैं, तो वो केवल फ्रेमिंग देख के थोड़े बहुत पॉइंट अगर उनको लग रहे हो लाभ, उनको लग रहा है कि इससे लाभ होगा, तो वो देख करके इससे जा सकते हैं, ठीक। जो बिगनर है बच्चे, उनके लिए मैं यही सलाह दूंगा कि वो मेरा पूरा ही वीडियो देखें, मतलब पूरे उत्तर देखें कि मैं कैसे लिखता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर 2018 का प्रश्न है, यहाँ पर फिर मैं प्रश्न नहीं पढ़ूंगा, सीधे उत्तर पे आता हूँ। तो मैंने भूमिका कैसे लिखी, नागरिक चार्टर की अवधारणा सर्वप्रथम 1991 में ब्रिटेन में आरंभ हुई, जिसका उद्देश्य सरकारी सेवाओं को जन केंद्रित, पारदर्शी एवं उत्तरदायी बनाना था, तथा वहीं भारत में 1997 में सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की भावना से लागू हुआ। भारत में कैसे हुआ, सर्वजन हिताय मतलब कि सभी लोगों के हित में हो, और सर्जन मतलब सभी लोगों के सुख में हो, ठीक। यह शासन में पारदर्शिता, उत्तरदायित्व एवं उत्तरदायी प्रशासन को सुदृढ़ करने का उपकरण है, ठीक। कौन, नागरिक चार्टर। फिर यहाँ पर परिसीमाएं मैंने हेडिंग डाल दी। इस तरह से प्रेजेंटेशन आपका बेहतर होना चाहिए। अब जैसे कुछ देखिए यहाँ पर सिंपल होता है तो हम यहाँ पर बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बना सकते, लेकिन अगर यही ज्योग्राफी का क्वेश्चन होता तो मैं यहाँ पर बढ़िया मैपिंग और उसका वेन डायग्राम वगैरह का और इस्तेमाल कर लेता है ना। तो जहाँ पर संभावना होती है वहीं पर बना सकते हैं, हर जगह अगर खोजने की कोशिश की तो उत्तर और बेकार हो जाएगा, ठीक है। इसलिए तो यहाँ पर मैंने पहले डाला कानूनी बल का अभाव, वही जो मैं वहाँ पर हेडिंग दे दी फ्रेमिंग में, अर्थात अधिकांश चार्टर घोषणात्मक मतलब घोषणा की जा चुकी है, लेकिन उनके उल्लंघन पर दंड या वैधानिक परिणाम नहीं होते हैं। मतलब कि ऐसा नहीं कि अगर किसी ने उल्लंघन कर दिया, उसका किसी सरकारी अधिकारी ने उल्लंघन कर दिया तो उसके खिलाफ कोई जांच हो या उसके साथ कोई मतलब कि दंड का प्रावधान हो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक। फिर जन जागरूकता की कमी, अर्थात नागरिकों को चार्टर में उल्लिखित अधिकारों सेवाओं का पता ही नहीं होता है, जानकारी नहीं होती। तीसरा, सेवा वितरण की अस्पष्टता, सेवा मानक यथार्थवादी न होकर के सामान्य या अमूर्त रहते हैं। मतलब सेवा वितरण मतलब सामान्य और अमूर्त होते हैं, मतलब ऐसा नहीं होता कि व्यवहार में ऐसा कुछ हो कि मतलब कि सेवा आपको पहुंचानी, अस्पष्टता होती है। निगरानी और मूल्यांकन की कमी कमजोरी, अनुपालन की नियमित समीक्षा एवं फीडबैक प्रणाली का अभाव होता है, ठीक। मतलब बार बार उनकी निगरानी नहीं होती कि ऐसा क्यों हुआ। अब जैसे मेरे साथ हुआ तो इसकी निगरानी होनी चाहिए, ऊपर के अधिकारी इस पर जाँच करें, देखें कि क्या परेशानी हुई है भाई। फिर जन शिकायत तंत्र की कमजोरी, जन शिकायत निवारण तंत्र की कमजोरी, ठीक, निवारण डाल दीजिए आप। शिकायतों के निपटान के लिए समयबद्ध व प्रभावी व्यवस्था प्रायः नहीं होती, ठीक। फिर अधिक प्रभाविता के लिए उपाय, एक हेडिंग मैंने यहाँ डाली। वैधानिक दर्जा प्रदान करना, अब देखिए जो ऊपर के पॉइंट लिखे थे, केवल उन्हीं पॉइंटों को एलेबोरेट कर करके उसी का उल्टा लिख देना है, ये स्किल होती है। स्किल जब आपकी डेवलप हो, जब आप 200-400-500 प्रश्न लिख लोगे तो ऑटोमेटिक आपको लगेगा कि ऊपर की बातों को ही प्रभावित कर देना। ऊपर हमको कमजोरी समझ में आ रही है ऊपर के पॉइंटों में, मान लो, तो नीचे वही पॉइंटों को और प्रभावी बनाने के लिए क्या उपाय कर सकते हैं, तो ऊपर के पॉइंटों को उल्टा सीधा करके लिखना है। ये कला होनी चाहिए, ये आ जाएगी, धीरे धीरे आ जाएगी, पक्का आ जाएगी, आप बस प्रैक्टिस करते रहना। तो नागरिक चार्टर को सेवा पाने का अधिकार अधिनियम, मतलब राइट टू सर्विस एक्ट, वही चीज मैंने सेवा पाने का अधिकार अधिनियम से जोड़कर विधिक बल देना चाहिए, किसको, वैधानिक दर्जा देना चाहिए नागरिक चार्टर को। फिर जन सहभागिता बढ़ाना, वही पॉइंट मैंने, जन जागरूकता, जन सहभागिता। चार्टर बनाते समय एनजीओज, नागरिकों, जो समझदार नागरिक हैं, जो कानून वगैरह के बारे में जानते हैं, नागरिकों अधिकारों के बारे में जानते हैं, और उपभोक्ताओं, कंज्यूमर समूहों को सम्मिलित जरूर करना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होगा कि बहुत अच्छे से उनके भी विचारों को, उनकी भी अधिकारों को लिखा जा सकता है, मतलब उसमें कानून में डाला जा सकता है। फिर नियमित ऑडिटिंग होनी चाहिए, ऑडिट और फीडबैक तंत्र का विकास होना चाहिए। सिटीजन फीडबैक पोर्टल्स और लोकल ऑडिट, यहाँ गैप इसलिए हो क्योंकि यहाँ पर से मैंने जो है स्क्रीनशॉट करके इसको ऐड किया था, ठीक। तो यहाँ थोड़ा गैप हो गया, बाकी ये पॉइंट यहाँ तक है 3 नंबर। बाकी वहाँ पर पीडीएफ में मैं जो आपको सेंड करूँगा वहाँ पर बिल्कुल सही है, क्योंकि वो सीधे यहाँ पर तो स्क्रीनशॉट लेकर के ही लगाना पड़ता है। तो पोर्टल्स और सोशल ऑडिट के माध्यम से निगरानी करना। चौथा नंबर, प्रौद्योगिकी आधारित पारदर्शिता, जैसे ई शासन, देखिए आया ई शासन, प्लेटफॉर्म द्वारा सेवा स्थिति की रियल टाइम जानकारी। अब मैं जैसे मैंने कहा ना कि मैं जो मैसेज मैंने जो डॉक मंगाया तो मेरे मोबाइल में लगातार ट्रैकिंग होके हो रही थी, तो ये ई गवर्नेंस का ही तो एक उदाहरण है कि मुझे अपने सामान के बारे में जो मैंने मंगाया है कहीं किसी और राज्य से या किसी क्षेत्र से, तो उसका मेरे पास ट्रैकिंग भी तो हो रही है। तो ई गवर्नेंस का एक बढ़िया, तो मैंने क्या किया, टेक्नोलॉजी का यूज किया कि नहीं किया। तो आप डाक विभाग की वेबसाइट पे जा करके, पोर्टल्स पे जा करके इसका यूज कर सकते हो। अब वहीं से ग्रीवेंसेज मतलब शिकायतें भी कर सकते हो। आप डाक विभाग की वेबसाइट पे जाइए, अपनी आईडी लगाइए और शिकायत भी दर्ज करा सकते हैं, तो ऑनलाइन शिकायत। तो ये भी कितना अच्छा उदाहरण है, तो आप इसको डाल सकते हो। तो वही मैंने यहाँ पर, तो जितना व्यवहार में रहोगे, जितना आप उपयोग किए होगे, कहीं घूम रहे हो, कहीं जा रहे हो,
और इन सब चीज़ों को आप इंप्लीमेंट करोगे उत्तर में, तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि आप व्यवहार में बहुत सारी चीज़ों को समझते हो, आप बेहतर आईएएस अधिकारी, बेहतर अफसर बन सकते हो। ठीक है, तो प्रौद्योगिकी आधारित पारदर्शिता, जैसे ई शासन प्लेटफॉर्म द्वारा सेवा स्थिति की रियल टाइम मॉनिटरिंग या जानकारी देना। ठीक, प्रोत्साहन एवं दंड प्रणाली कि अगर ऐसा कोई करता है तो उसको, अगर कोई अधिकारी या कर्मचारी ऐसा करता है तो उसको प्रोत्साहन के बदले उसको, मतलब अगर वो अच्छा काम करता है तो उसको प्रोत्साहन देना चाहिए, है ना, और अगर वो उसका उल्लंघन करता है तो उसको दंड का भी प्रावधान होना चाहिए। तो अच्छा प्रदर्शन करने वाले कर्मचारियों को प्रोत्साहन और उल्लंघन पर दंड का प्रावधान होना चाहिए। फिर छोटा सा निष्कर्ष मैंने डाल दिया, नागरिक चार्टर सुशासन का जीवन दस्तावेज तभी बन सकता है जब, मतलब गुड गवर्नेंस का दस्तावेज तभी बन सकता है जब इसे केवल प्रशासनिक औपचारिकता न मानकर, मतलब औपचारिकता ना हो कि हाँ यार इसको पूरा करना है, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। मतलब लगना चाहिए कर्मचारी को कि हाँ यार ऐसा करना चाहिए, जन जन तक सूचना पहुंचानी चाहिए, न मानकर जन केंद्रित सेवा संस्कृति के रूप में अपनाया जाए। विधिक बल, मतलब कि लीगल इसमें पावर दी जाए, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए, और नागरिक सहभागिता के संयोजन से यह वास्तव में उत्तरदायी और पारदर्शी शासन का सशक्त साधन बन सकता है। अब देखिए ये जितने भी पॉइंट मैंने उठाए, प्रौद्योगिकी, नागरिक सहभागिता, ये ऊपर ही तो सारे पॉइंट लिखे हैं। थोड़ा सा तुमको केवल दिमाग लगाना है, मुझसे भी बेहतर उत्तर लिख लोगे, इतनी मैं गारंटी दे रहा हूँ। ठीक है, तो आप इतना करिए, यहीं तक रखते हैं। ठीक है, तो डे 38 का प्रश्न मैंने दे दिया है, आप इसकी प्रैक्टिस करिए। 2019 का है, धीरे धीरे हम 25 तक बहुत जल्दी करके इसको खत्म करते हैं, और प्रैक्टिस सीरीज में भी हम प्रश्न बहुत जल्दी लाएंगे। बाकी मैं प्रैक्टिस सीरीज में भी लाऊंगा, मैं 1000 प्रश्नों के माध्यम से मुझे पूर्ण कराना है उसको। ठीक है, कराऊंगा। यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, अभ्यास सीरीज में, मैंने इसको अभ्यास सीरीज नाम दिया है, तो अभ्यास सीरीज में 1040 प्रश्न 2013 से लेकर 2025 तक करा रहा हूँ, इसको कराता रहूंगा। अभी प्री जैसे निकलेगा आपका, तो ये इसकी संख्या 5 5 10 10 20 20 कर दूंगा। बिल्कुल आप परेशान, जितनी आप मेहनत करोगे साथ में मेहनत करूंगा। ठीक है, इतना कर लोगे। इसके बाद अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि पीवाईक्यू एक नज़र पीटी पे चला रहा हूँ, तो ये 6 बजे क्लास आ जाएगी इसकी, कौन, जो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, और 7 बजे जो है पीवाईक्यू एक नज़र पे डाल दूंगा। और प्रैक्टिस जो सीरीज है वो उसको 9 बजे का टाइम रखता हूँ कि 9 बजे उसको भी लॉन्च कर, मतलब कि रिलीज कर दिया करूँगा। ठीक, तो वो 9 बजे आ जाएगी। तो 7, 6, 7 और 9 तीनों टाइम ऐसा रहेगा। द हिंदू की कोशिश करेंगे कि बहुत जल्दी 10-11 बजे उसको भी कर दे। 6 बजे के बाद हम ही फ्री हो पाते हैं, क्योंकि मेंटरशिप में भी हमें लगना होता है, तो हम उसके बाद ही जब वहाँ से आते हैं तो फिर काम करते हैं। ठीक है, तो फिर यहीं तक रखते हैं दोस्तों, धन्यवाद।